हाँ, तो शुरू से बात इधर देख, आपके पास 2 कंटेनर रखे, सुनना ध्यान से हो, पहले अपन फील लेंगे, ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे, क्यों नहीं तो आप क्या होता है कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। इधर देखो 2 कंटेनर आपके पास रखे, मैंने बोल दिया था आपको लास्ट टर्म में कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, और जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, डेप्थ पे जाने पर रो जी एच के हिसाब से प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए जितने भी ओशंस वगैरह होते हैं उनके डेप्थ पर प्रेशर बड़ा जबरदस्त होता है। आपको पता है जितने भी डाइवर वगैरह ओशंस में जाते हैं और वो अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाते हैं तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। पता है वो क्या करते हैं, अगर समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी गहराइयों तक जाना होता है, याद है अपन कल पढ़ा था 10 मीटर बराबर 1 एटीएम, 10 मीटर पानी 1 एटीएम प्रेशर क्रिएट करता है, बोलो। और 76 सेंटीमीटर मरकरी भी 1 एटीएम प्रेशर क्रिएट करती है। अब आपको 1 एटीएम की ताकत भी मैंने बताई थी, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की ताकत कितनी जबरदस्त होती है मैंने बताया था। 10 बाई 20 सेंटीमीटर के पेपर को उठाने में आपको 200 न्यूटन का मतलब 200 किलो के ब्लॉक को उठाने के बराबर हो गया था, 2000 न्यूटन का फोर्स लगा था, याद है, एटमॉस्फेयर की वजह से, याद आया क्या? अच्छा, अभी सर हम तो 10 बाई 20 का पेपर जेब में लिए लिए घूमते हैं, ऐसे ऐसे उड़ाते हम तो, बेटा वो तो ऐसे ऐसे इसलिए उड़ा पा रहा क्योंकि दोनों तरफ से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया। ओके, हेलो, अच्छा अब सुनना, इधर देखो, अगर एक आदमी पानी में डेप्थ पे जाएगा, इधर देख, अभी मैं बोल दूं बच्चों, सुनना ध्यान से सुनना, अभी मैं बोल दूं, अभी मेरा शरीर, यार आप एक बात बताओ, मेरे को दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, जैसे ये मैं हूं, अगर मेरे को दोनों ये मैं हूं, अगर मेरे को दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा तो मैं दोनों तरफ से दब के पापड़ क्यों नहीं बन रहा हूं? जब एटमॉस्फेयर में इतनी ताकत है और मेरा तो एरिया भी ज्यादा है, मेरा तो एक तरफ का, मैं यूं खड़ा हो जाऊं तो मेरा तो एक तरफ का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से काफी ज्यादा है। बेटा माइक ऑफ करो सब अपने अपने, तो मेरा एरिया तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से काफी ज्यादा है, तो फिर तो मेरे को दोनों तरफ से फोर्स लग के मैं ऐसा पिचक जाना चाहिए, ऐसा पापड़ बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा जबरदस्त 2-2, 5-5, 10-10 हजार न्यूटन के फोर्स लगेंगे। तो क्या मैं बोलूं मेरा शरीर तो बिल्कुल पापड़ जैसा हो जाना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं होता बताओ? हम एटमॉस्फेयर में खड़े हैं, उसके बाद हमारा शरीर पूरा कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता है, मतलब पूरा चिपक क्यों नहीं जाता ऐसे दब के, वाटर इसका एटमॉस्फेयर का दबाव लग के ऐसा चिपक क्यों नहीं जाता, ऐसे मोटा मोटा क्यों है, ऐसे चिपक क्यों नहीं जाता बताओ, कोई बताओ? अभी तो बोला कि एटमॉस्फेयर को कैंसिल कर देता है। नहीं वो तो बेटा आप समझे ही नहीं, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, अगर दोनों तरफ से फोर्स लगेगा बेटा कैंसिल, तो जैसे ये एक प्लेन पेज है, समझ ही नहीं रहा, एक मिनट रुकना, ये देखो मेरे बच्चों, ये पेज है ना, ये पेज है, तो ठीक है, इस पेज में दोनों तरफ फोर्स लग के कैंसिल आउट हो गए, लेकिन ये पेज छोड़ा थोड़ी रह पाएगा, एटमॉस्फेयर तो इसको दबा के अंदर कर देना चाहिए ना। सुनो, उसका रीजन ये है, हमारा शरीर कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन ये है, हमारे शरीर के अंदर भी तो एयर है, तो मैं बोलूं हमारे शरीर के अंदर की एयर बाहर फोर्स लगा रही है, बाहर वाले अंदर लगा रही है, और इक्वल और अपोजिट होकर कैंसिल आउट हो गया। ओके, हेलो, समझ में आ रही है? अच्छा अब सुनो, इधर देख, आपको पता है जब डाइवर बहुत बड़ी बड़ी डेप्थ में जाता है, तो मैं बोल दूं वो एटमॉस्फेयर पे या अर्थ पे था तो उसके शरीर के अंदर प्रेशर तो 1 एटीएम रहता है, भाई मेरे मुंह के अंदर जो एयर वो तो 1 एटीएम का प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है। अब मैं जब डेप्थ में जाऊंगा, मान लो मैं पानी में 10 मीटर डेप्थ पे चला गया, तो मैं बोलूं प्रेशर बढ़ता जाएगा, और मैं बोलूं प्रेशर बढ़ता जाएगा तो मेरे शरीर के अंदर भी मेरे को वैसा प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, तो एकदम से जब हम डाइव लगाते हैं और अंदर डेप्थ पे जाते हैं, तो क्या मैं बोलूं बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से बढ़ रहा होता है, तो हमारे शरीर पर दोनों तरफ से फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा होता है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल कई प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए यानी क्लोट्स बन जाते हैं, एयर क्लोट्स बन जाते हैं खून के अंदर, समझ में आ गई? तो कई क्लोट्स बनने से बचाने के लिए वो साफ बोलते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी डेप्थ पे जाकर अपने आप को एडजस्ट करो, ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी डेप्थ पे जाओ प्रेशर बढ़े और हॉरिजॉन्टल हो जाओ। तो बहुत ज्यादा डाइवर जब समुद्र के अंदर डाइव लगाते हैं और बहुत डेप्थ तक जाते हैं, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि हर हाइट पर आप अपने आप को एडजस्ट करते हुए चलो, ऐसा नहीं हो एकदम से बहुत डेप्थ पे चले जाओ, नहीं तो आपका शरीर उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और कई प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो डाइवर जब बहुत बड़े बड़े गोते लगा के आते हैं तो उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे ये ठीक उसी प्रकार की बात है जैसे बहुत बड़े बड़े हिल स्टेशन पे अपन घूमने जाते हैं, तो एकदम से जो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, हमारा शरीर उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो कई प्रॉब्लम्स आ जाती है बड़ी बड़ी हाइट पे जाने पे। ओके,
हेलो, चलो खैर छोड़ो, अब सुनना, इधर ध्यान से देखना बच्चों, पहले फील लेंगे फिर सोल्व करेंगे। अच्छा एक कंटेनर है, अगर ये चुपचाप पड़ा है तो मैं बोल दूं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा। अगर ये कंटेनर चुपचाप पड़ा है तो मैं बोल दूं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा बच्चों। ए पी ए पी बी इक्वल होगा, बोलो। अरे बोलो। तो मैं बोल दूं जब कंटेनर चुपचाप पड़ा है तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से भी प्रेशर सेम आएगा दोनों जगह, और वर्टिकल के हिसाब से भी सेम आएगा। थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेयर को भूल जाओ, पी नॉट जीरो मान लो, वैक्यूम में रखा है, यूं ही मैं एज्यूम कर लो ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, जीरो मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो मान दो रोजी एच, तो मान दो वर्टिकल के हिसाब से भी प्रेशर सेम है, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से भी सेम है। ओके, अगर रेस्ट पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो, चला एक और बात बताओ। अच्छा एक बात बता बच्चे, अगर HI तक लिक्विड भरा है, HI तक लिक्विड भरा है और रो डेंसिटी का लिक्विड है, रो डेंसिटी का, तो यहां पर प्रेशर बता सकते हो आप कितना होगा ड्यू टू लिक्विड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी जीरो मान लो, अभी एटमॉस्फेयर का रोल मत लो। चलो बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पॉइंट पे ए बी सी पे, बोलो। एनालिसिस करता पूरा तगड़ा आज, बताओ ए बी सी पे कितना होगा, बोलो। मैं तो तीनों जगह इक्वल होगा, बता कितना होगा प्रेशर यहाँ। तो मैं तो अगर डेंसिटी रो है लिक्विड की, तो मैं तो रोजी एच, तो मैं तो पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर रोजी एच। किसी का कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? हेलो, तो मैं तो बॉटम पर प्रेशर पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर रोजी एच। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ए बी और सी पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, कंटेनर का मास जीरो कर दो, कंटेनर का मास जीरो ले लेना, बताओ यार नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाएगी ग्राउंड, टोटल नॉर्मल रिएक्शन। चलो पूरी कंटेनर पे टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, टोटल नॉर्मल रिएक्शन एन। तो क्या मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बच्चों प्रेशर इनटू एरिया। अगर कंटेनर का बेस एरिया इसका एरिया ए है, कंटेनर का सिलेंड्रिकल कंटेनर का एरिया ए है, एस कर दो, एरिया एस है, तो बताओ कितना प्रेशर लगेगा यहाँ, तो कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो मैं बोलूं नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बच्चों प्रेशर, पूरी सरफेस पे प्रेशर, मैं बोलूं पूरी सरफेस पे प्रेशर इक्वल होगा, बोलो। हेलो, मैं बोलूं पूरी सरफेस पे प्रेशर सेम होगा, बॉटम पर प्रेशर सारे पॉइंट पर पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी सब पे सेम होगा। कितना होगा, रो जी कैपिटल एच, बोलो बच्चों। समझ में आ रही है क्या? yes, अच्छा, तो प्रेशर हो गया रो जी एच, तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। तो बताओ ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया फोर्स, और फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, और मैं बोलूं सब जगह प्रेशर रो जी एच है, तो मैं बोलूं रो जी एच इनटू एरिया, बोलो बच्चों। कितने लोगों के समझ में आ गई? हाँ, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, और याद है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देखो सारे फील आएंगे अभी आपको। क्या मैं बोल दूं ये कंटेनर था, इसमें जो लिक्विड भरा था वो इसको नीचे दबा रहा है कंटेनर को, लिक्विड इस कंटेनर को नीचे दबाएगा, बोलो। कंटेनर के बॉटम को यहाँ एचपीडी बनाया, मैं बोलूं कंटेनर के बॉटम को लिक्विड नीचे दबाएगा, बोलो। हेलो, बोलो ना बच्चों। और मैं बोल दूं कंटेनर को लिक्विड नीचे दबा रहा है, तो ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन लगा के बैलेंस करा, तो मैं बोल दूं अंदर से लिक्विड कंटेनर को दबा रहा है, तो ग्राउंड को उसको बैलेंस करना पड़ रहा है, बोलो। अच्छा, लिक्विड की हाइट बढ़ा दूं तो इसमें लिक्विड की हाइट h से 2h कर दूं, तो बता नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा, या बॉटम पर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। और मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, तो बोल दूं ग्राउंड को डबल हाइट के कंटेनर को रोकने के लिए डबल फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता, मैं कंटेनर लेके खड़ा हूं, जो एक छोटे से कांच का कंटेनर है, हाइट बहुत ज्यादा है, तो उसमें लिक्विड बढ़ता गया। कई बार याद है कंटेनर टूट जाता है नीचे से, मैं याद दिलाता हूं। याद है कई बार मटकों में पानी पड़ते हैं, घड़े में या मटके में, याद है मिट्टी के बने मटके में पानी पड़ते हैं, और पानी भर के याद है पुराना मटका हो जाता है, उसको ऊपर से उसका गला पकड़ के उठाते हैं, तो याद है आधा मटका नीचे ही रह जाता है, क्योंकि पता है उसकी बॉटम इतनी कमजोर हो गई कि लिक्विड जो नीचे फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला फोर्स उसको सहन ही नहीं कर पाया, तो जैसे ही मैंने ऊपर उठाया तो
बॉटम पर फोर्स बहुत ज्यादा होने से वो नीचे ही रह गया। और बताता हूं, याद है कई बार आपको मम्मी ने बोला जा रहे बेटा बाजार से 5 किलो चीनी दिया उन परचूनी की दुकान से, आप वहां जाते हो और भैया से बोलते हो भैया 5 किलो चीनी दे दो या 2 किलो एप्पल दे दो, तो आप याद है जब भी 5 किलो चीनी बहुत ज्यादा मास खरीदते हो, ज्यादा वेट खरीदते हो, तो याद है भैया बोलते हैं आपको भैया ये उठा लो 5 किलो चीनी तोड़ दी, नीचे हाथ रखना। याद है थैली उठाते हो तो बोलते भैया नीचे हाथ रखना नहीं तो थैली फट जाएगी। दिस इज द रीजन, थैली फट जाएगी। दिस इज द रीजन। जितनी ज्यादा हाइट तक भरा होगा ऑब्जेक्ट या मटेरियल, जितनी हाइट तक भरा होगा उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा बॉटम पे, और उस प्रेशर से फोर्स बनेगा और उससे वो थैली फटने के पूरे चांस है। बोलो बच्चों। तो ये समझ में आ गई ये ग्राउंड क्या कर रहा है? मैं बोल दूं ये ग्राउंड, इस ग्राउंड का जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, मैं बोल दूं वो इस कंटेनर के वेट को बैलेंस कर रहा है। इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको बैलेंस कर रहा है। बोलो अल्टीमेटली उसके प्रेशर को, उसकी प्रेशर की वजह से जो फोर्स बन रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। बोलना बच्चे। हाँ तो बोलो ये आ गया रो जी एच हो गया प्रेशर इनटू एरिया हो गया फोर्स। ओके बोलो ना। अच्छा सुनना, जो बच्चे ऐसे करते हैं, जो बच्चे ऐसे फोर्स निकालते हैं, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, उनसे मुझे सख्त नफरत है। सर आपको क्यों सख्त नफरत है? आपने ही तो पढ़ाया नहीं, ये तो मैंने तेरे को प्रेशर से सिखाया, लेकिन बच्चों जिसको फील नहीं आ रही है, जिसको फ्लूइड में फील नहीं आ रही, उनसे मेरे को सख्त नफरत है। सर क्यों? बताता हूं। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल रिएक्शन कभी ऐसे नहीं निकालता प्रेशर इनटू एरिया करके, क्योंकि इसमें मुझे फील नहीं आती। भाई प्रेशर रोजीएच बढ़ता बहुत अच्छी बात है, डेप्थ पर प्रेशर ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है। उसका रीजन मुझे समझ में आ रहा है, लिक्विड धक्के लगाएगा, तो जितना डेप्थ पे जाओगे ऊपर वाले लिक्विड। लेकिन सर आप कैसे करोगे ये बताओ आप तो। मैं बताता हूं मैं कैसे करूंगा। इधर देखो, इसको हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए, सुनना बच्चे, फील आएगी तेरे को। मैं बताऊं मैं कैसे करूंगा। मैं पता है कैसे करूंगा। मैं ये बोलूंगा तेरे को कि मैं तो बोलूंगा वाटर का एफबीडी बना, तो क्या मैं बोलूं कंटेनर के अंदर जो पानी है वो सिलेंड्रिकल होगा। देखो ये कंटेनर के अंदर का पानी है, दिस इज पानी इनसाइड कंटेनर। देखो वाटर इनसाइड कंटेनर, तो मैंने पानी का एफबीडी बना लिया, तो क्या मैं बोलूं कंटेनर के अंदर एक पानी का ब्लॉक रखा है। मैं तो मैकेनिक्स में आ गया, मुझे मैकेनिक्स बहुत अच्छी आती है, तो क्या मैं बोलूं कंटेनर के अंदर पानी का एक ब्लॉक रखा है। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं इसको 8 mg से खींच रही है, whatever its mass, मैं बोल दूं इस पानी को 8 mg से खींच रही है। सही बात है, अगर तू कंटेनर का बॉटम नीचे से गायब कर दे तो बोल दूं सारा पानी नीचे गिर जाएगा। घड़ा जब नीचे से टूट जाएगा सारा पानी नीचे गिरेगा, क्योंकि अर्थ उसको mg से खींच रही है। तो क्या मैं बोल दूं पानी के ब्लॉक को 8 mg से खींच रही है। Yes, sir. अरे बच्चों मैकेनिक्स से सोच रहा हूं, क्या मैं बोल दूं पानी के ब्लॉक को अर्थ नीचे mg से खींच रही है, और क्या मैं बोल दूं ये नॉर्मल रिएक्शन इस पानी को नीचे जाने से रोक रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन इस पानी को नीचे गिरने से रोक रहा है कंटेनर के अंदर। बोलो हेलो हेलो। तो मैं बोल दूं कंटेनर के बॉटम पर पानी नीचे फोर्स लगा रहा है और कंटेनर का बॉटम पानी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, किसको? उसके mg को बैलेंस करने के लिए। तो क्या मैं बोल दूं अल्टीमेटली लिक्विड का वेट लग रहा है, अल्टीमेटली कंटेनर के बॉटम पर लिक्विड का वेट लग रहा है। हेलो। तो मैं बोल दूं वो रोजीएच करके जो आता है वो लिक्विड के वेट को ट्रांसफर करता है। जो रोजीएच आता है वो लिक्विड के वेट को ट्रांसफर करता है। बोलो Yes, sir. बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. अब इधर देख, मेरे हिसाब से क्या रहा है, जो मेरी पढ़ाई है, तो मैं बोल दूं अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू एनएलएम, मैं बोल दूं अकॉर्डिंग टू एनएलएम ये चीज रेस्ट पे, कंटेनर के अंदर लिक्विड रेस्ट पे है, तो मैं बोल दूं बच्चों नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg आ जाएगा। खूब पढ़ाया मैंने। अगर कोई चीज एक्सेलरेट नहीं हो रही तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन उसमें बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, तो नीचे mg है तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। क्या मैं बोल दूं मैंने पूरी फ्लूइड को मैकेनिक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं और n बराबर mg कर दिया। बोलो n बराबर mg, तो बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन बराबर m, तो बोलो इसका मास कितना होगा, तो बोल दूं रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम बताओ। तो बोल दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर s है तो वॉल्यूम हो जाएगा h इनटू s, एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, तो मैं लिख दूं यहां पे एरिया इनटू हाइट s, एरिया इनटू हाइट s, एरिया हो गया s इनटू हाइट हो गई h इनटू g। क्या यही आंसर आया था क्या? देखो ये s था, ये s था एरिया। बोल मेरे बच्चे क्या दोनों आंसर सेम आ गए क्या? देख Yes. तेरा भी आया था रो जी एच इंटू एस, मेरा भी रो जी एच इंटू एस।
बिल्कुल सही है। अब समझ में आया इस रो जी एच एस का मतलब क्या है? रो जी एच इंटू एस का मतलब है वेट ऑफ लिक्विड। ओके, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या होता है ये? अब सुन, अब देख ये इधर देखो, अगर लिक्विड ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से, है ना, तो बताओ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? अब जो बच्चे रोजी एच रटते हैं वो सब बर्बाद होता है। याद है मैंने रोजी एच का जो डेरिवेशन किया था वो भी याद है, एमपीटी बना के मैकेनिक्स से ही किया था। अब बच्चा यार समझ ही नहीं पाता, वो ढूंढता है कि यहाँ पे रो जी क्या लिखूं, रो जी प्लस ए इंटू एच लिखूं या क्या लिखूं, उसको फील नहीं आनी होती। यहाँ परफेक्ट फील आएगी। तो क्या फील आएगी? मैं बोलता पूरा कंटेनर ऊपर जा रहा है तो लिक्विड भी ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और मैं बोलता अगर ए से जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एमजी से ज्यादा होगा। पूरी मैकेनिक्स आ गई। तो मैं बोलता कितना ज्यादा होगा? तो मैं बोलता एन माइनस एमजी बराबर एम है। मेरे बच्चे एन माइनस एमजी बराबर एम है, बोलो हेलो। क्या मैं बोल दूं? अब हमारे को क्रिस्टल क्लियर फील आ रही है कि पूरा कंटेनर ऊपर जा रहा तो बॉटम पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो mg से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड को ऊपर ले जाने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा चाहिए। अगर mg से ज्यादा नहीं होगा तो लिक्विड ऊपर एक्सेलरेट कैसे होगा? बोलो, कितने लोगों के समझ में आ रही? हाथ खड़े करो। कितने लोगों के समझ में आ गई? हाँ यार प्रेशर बढ़ गया बॉटम पे। हाँ, तो मैं बोल दूं यहां से मैकेनिक्स से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों इधर देखो, n माइनस एम जी बराबर n है, तो n बराबर m g प्लस है, और मैं बोल दूं m की वैल्यू वही रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट g प्लस है। तो मैं बोल दूं ये आ गया रो जी एच, रो g प्लस a इंटू एच एस, ये आ गया। ये देखो, तो क्या मैं बोल दूं अब यहां से ये तो करा मैंने मैकेनिक्स से, और अगर आपको रटाफिकेशन से करना है तो बोल दूं जब लिक्विड ऊपर एक्सेलरेट होता है तो याद है अपन इफेक्टिव जी को g प्लस ए बोलते हैं। जिन लोगों ने रट रखा है वो याद है इफेक्टिव जी का नाम लेने लग जाते हैं। तो बोल दूं इफेक्टिव जी g प्लस ए बोल देते हैं। अगर कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो याद है स्यूडोफोर्ड लगा के g प्लस ए बोल देते हैं अपन। तो वैसे भी कर सकते हो रो इस बार रो जी एच की जगह रो जी प्लस ए इंटू एच बॉटम पर प्रेशर आ जाएगा। तो जो बच्चे रटाफिकेशन से करते हैं वो ये बोल देते हैं कि बॉटम पर प्रेशर पी ए बराबर पीबी बराबर पीसी, पी ए बराबर पीबी बराबर पीसी बराबर रो जी प्लस ए इंटू एच होगा। याद है तुमने ऐसे किया था? याद कर मेरे बच्चे, अगर कंटेनर एक्सेलरेट होता तो हम तो ऐसे ही करते थे कि इफेक्टिव ग्रेविटी जी प्लस ए हो जाएगी। याद आया? हेलो, पर मैं किसको सपोर्ट करता हूं, इफेक्टिव ग्रेविटी को या इस वाले मैकेनिक्स को? हाँ, उससे फील आएगी आपको। चले आगे, बोलो चलो। इधर देख, चुपचाप देखते जाओ जब तक आपको फ्लूइड ढंग से समझ में नहीं आई आगे नहीं बढ़ेंगे। इधर देख, क्योंकि फ्लूइड बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खूब सारी सीखने की बात है, बहुत ज्यादा डेप्थ है इसमें। इधर देखो, अच्छा एक बात बता, ये ए एरिया, ये 2 एरिया, सेम हाइट तक सेम लिक्विड भर दिया, ये रो डेंसिटी का लिक्विड सेम हाइट तक भर दिया। हाँ बताओ मेरे बच्चे, बताओ, सेम हाइट तक सेम लिक्विड भर दिया, बताओ दोनों में बॉटम पर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? हेलो, सेम होगा, दोनों में प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर इन कंटेनर 1 एंड 2 विल बी इक्वल। कंटेनर 1 और 2 में प्रेशर इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सेम हाइट है, और सेम हाइट है तो रोजीएस से सोच लो, तो कभी खुशी कभी गम, मर्जी होगी जिससे सोचेंगे। तो वो सेम हाइट है तो प्रेशर सेम होगा, पी ए बराबर पीबी। ओके बच्चों, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कहां ज्यादा होगा? मैकेनिक्स से सोचो, मैकेनिक्स है तो मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन सेकंड में ज्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि मैं बोल दूं अगर हाइट सेम है तो बेस एरिया बड़ा होने से मैं बोल दूं यहां पर ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखो, ये लिक्विड का ऑब्जेक्ट ज्यादा मास का है, तो मैं बोल दूं इसको रोकने के लिए ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन चाहिए।
बोलना मेरे बच्चे, अगर इसका मास m है तो इसका मास डबल होगा 2m। सर क्यों होगा 2m? क्योंकि डेंसिटी सेम है और एरिया डबल है। तो मतलब अगर इसका एरिया डबल है तो इसका वॉल्यूम डबल आ जाएगा, क्योंकि हाइट सेम है। तो मतलब सेम हाइट पर अगर इसका एरिया डबल है तो मैं बोलूं वॉल्यूम डबल आ जाएगा, तो डबल मास हो गया, और डबल मास हो गया तो मैं बोलूं इसका नॉर्मल रिएक्शन डबल आएगा। बोलो, तो n2 विल बी ग्रेटर देन n1। बोल बच्चा, पक्का? हेलो, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन दे दूं? यस सर। चलो उससे पहले एक इजी और करते हैं, उससे पहले एक इजी और करते हैं। तो मैं बोल दूं प्रेशर और डेप्थ है, प्रेशर और नॉर्मल रिएक्शन दोनों पे सोचना आ गया आपको। चलो देखता हूं कितना सोचना आया, देखता हूं कितना सोचना आया। ये ले मासलेस कंटेनर है और उसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया 2, ये 2 रो डेंसिटी का और ये रो डेंसिटी का, और दोनों की हाइट HH इक्वल है। मैं बोल दूं भारी लिक्विड वास्तव में नीचे रहेगा, देखो HH हाइट है। ये 2 लिक्विड का मिक्सचर भर दिया, ये देखो, ये 2 लिक्विड भर दिए रो और 2 रो के। हाँ, अब आपको, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S है, ये कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S है, ये एरिया S है, ठीक है, ये A ले लो, एरिया A है, ये एरिया A है। तो बताओ यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? N। मैकेनिक्स से लिखो फटाफट, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बॉटम पे? N एट P पॉइंट, पूरे इसमें सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन बताओ। तो मैकेनिक्स से लिखो फटाफट। तो क्या मैं बोल दूं 2 ऑब्जेक्ट, ए भारी ऑब्जेक्ट पे हल्का ऑब्जेक्ट, मैं बोल दूं दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। यहां नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा हूं, बोलो। मैंने मैकेनिक्स में कराया था, याद है 2 किलो 1 किलो, 2 किलो 1 किलो। सर नीचे वाले को डबल क्यों लिखा? क्योंकि अगर हाइट सेम है, एरिया सेम है, तो बोल दूं इसकी डेंसिटी रो, इसकी 2 रो, तो अगर ये m मास होगा तो ये 2m मास होगा। बोलो, ऊपर वाला मास m होगा तो नीचे वाला 2m होगा, क्योंकि डेंसिटी डबल है। बोलो Yes, बच्चों, बोलो। हाँ, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे 3mg, तो मैं बोल दूं बच्चों नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा दोनों के वेट के बराबर, तो मैं बोल दूं m + 2mg, तो मैं बोल दूं m + 2mg, नॉर्मल रिएक्शन, और मैं बोल दूं 3mg। अच्छा, m की वैल्यू, m किसको आना? ऊपर वाले को। बोलो m क्या हो जाएगा? m क्या हो जाएगा? तो मैं बोल दूं ऊपर वाले का मास, और ऊपर वाले का मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ऊपर वाले का वॉल्यूम a × h हो जाएगा, तो बोल दूं ah। बोल मेरे बच्चे आंसर। अरे यार 3mg, ऊपर वाले का मास हो जाएगा रो × ah, क्योंकि a × h हो जाएगा उसका वॉल्यूम, और रो हो गई डेंसिटी, तो रो ah ऊपर वाले का मास हो गया, तो मैं बोल दूं ये रो ah ऊपर वाले का मास हो गया × g, तो आ गया mg 3mg। बोलो सर हमारे को प्रेशर से करके बताओ, सर हमारे को प्रेशर से करके बताओ, करके बताता हूं। मैं बोलता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कितना, तो यहां पे आते आते प्रेशर रो जीएच हो जाएगा। बोलो, रो लिक्विड में h डेप्थ पे गए तो रो जीएच, फिर और डेप्थ पे गए तो याद है प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ पे जाते बढ़ता जाता है। तो मैं बोलूं बच्चों यहां तक आते आते रो जीएच हो गया, तो यहां तक आते आते कितना हो जाएगा? तो देखो बॉटम पर प्रेशर, तो मैं बोलूं प्रेशर एट पॉइंट P या प्रेशर एट दिस x, तो मैं बोलूं प्रेशर एट h विल बी रो जीएच। यहां से चलते जाओ, रो जीएच प्लस 2 रो जीएच, जितना डेप्थ पे, तो बोलूं पहले में रो लिक्विड में आया h डेप्थ पे तो रो जीएच, फिर 2 रो में आया h डेप्थ पे तो प्लस 2 रो जीएच, तो बोलूं जैसे जैसे नीचे आ रहा हूं प्रेशर ऐड करता जा रहा हूं। बोलो बच्चों, डेप्थ पे आने पर प्रेशर बढ़ता है, तो मैं बोल दूं रो जीएच प्लस 2 रो जीएच, रो जीएच प्लस 2 रो जीएच, रो जीएच प्लस 2 रो जीएच, रो जीएच प्लस 2 रो जीएच। बोलो, तो मैं बोल दूं बच्चों, तो यहां से प्रेशर रो जीएच प्लस 2 रो जीएच, ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 रो जीएच। बोलो, तो बोल दूं 3 रो जीएच आ गया। बोल बच्चा, तो मैं बोल दूं प्रेशर 3 रो जीएच इनटू एरिया, तो मैं बोल दूं बॉटम का एरिया A, तो बोल दूं दोनों को मल्टीप्लाई करा तो देखो वही आ गया जो पहले आया था। बोलो बच्चों, समझ में आ रही? मैकेनिक्स और फ्लूइड एक हो गई है, इसीलिए अपन नाम इसका फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। समझ गए? फ्लूइड मैकेनिक्स को यूं समझ लो, आप लिक्विड के ऑब्जेक्ट रख के पूरी मैकेनिक्स लगा दी है, एनएलएम फ्रिक्शन सब कुछ। वहां पर फ्रिक्शन होता था, यहाँ विस्कस फोर्स होगा। ओके, वहां पे वर्क पावर एनर्जी लगाते थे, यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। ओके, सब कुछ कट कॉपी पेस्ट है। अगर आपको ये फील आ गई ना कि हाँ यार हम एमजीएस से भी कर सकते हैं, तो मजा आ जाएगा आपको। ओके, चले आगे।
बच्चों समझ में आ रही है क्या आपको? देखता हूं कितनी समझ में आ रही है। ए रुक जा, देखता हूं कितना समझ में आया है? देख, ये क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई। हाँ, ये बेस एरिया सेम है, इन तीनों का बच्चों बेस एरिया सेम है, ए ये बात मैंने बोल दी। और 3 कंटेनर है, 1 2 एंड 3। बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, तीनों का बेस एरिया सेम है, ध्यान से सुनना। और तीनों में मैंने सेम लिक्विड इक्वल अमाउंट भर दिया, सेम लिक्विड का इक्वल अमाउंट या इक्वल वॉल्यूम। अमाउंट और वॉल्यूम एक ही बात हो गई अगर डेंसिटी सेम है तो इक्वल वॉल्यूम भर दिया। तो बताओ प्रेशर तीनों में सेम लिक्विड का इक्वल वॉल्यूम, सेम लिक्विड का इक्वल वॉल्यूम, सेम लिक्विड का इक्वल वॉल्यूम भर दिया, इक्वल वॉल्यूम डाल दिया, सेम लिक्विड का इक्वल वॉल्यूम डाल दिया। अब आपको बताना प्रेशर, ए ऑप्शन, तीनों में प्रेशर मैं बोलूं इक्वल होगा। बी, प्रेशर 1 में सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 में और सबसे कम 3 में, या इसका उल्टा सी, P2 में सबसे कम होगा, फिर उससे ज्यादा P1 और सबसे ज्यादा P3 में। यहां पे भी 1 यहां कर दो, 2 यहां कर दो, या डी नन। करो ट्राई, आराम से बच्चों सोच लो चुपचाप। तीनों में इक्वल एक जैसा लिक्विड इक्वल वॉल्यूम डाल दिया तो सबसे ज्यादा बॉटम पर प्रेशर कहां क्रिएट होगा? सारा गेम हाइट का है। डेंसिटी सेम हो गई, जी सेम है, रो जी एच में रो और एच जी सेम है। हाइट देखो, हाइट सबसे ज्यादा लिक्विड की हाइट क्या आएगी? हाँ, क्या मैं बोलूं बच्चों? इसमें लिक्विड इतना भरा है। अरे बच्चों, इसमें लिक्विड, पहले वाले में लिक्विड मान लो इस हाइट तक आया, तो क्या मैं बोलूं दूसरा वाला लिक्विड ऊपर से चौड़ा है, तो बोलूं कम हाइट तक ही लिक्विड आएगा। वॉल्यूम सेम भरा आपने, अगर वॉल्यूम सेम भरा और ऊपर जाके चौड़ा हो गया, ऊपर एरिया बढ़ने लग गया, तो मान लो लिक्विड कम हाइट तक ही जा पाएगा। बोल मेरे बच्चे, चौड़ा कप है, ऊपर से गिलास चौड़ी है, तो बोलूं कम हाइट तक आएगा वो लिक्विड। देखो, अच्छा मैं बोलूं इसमें ज्यादा हाइट तक आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर से नैरो हो गई चीज, तो बोलूं ज्यादा हाइट तक आएगा। बोलो हेलो मेरे बच्चों, ध्यान से समझो। तो क्या मैं बोल दूं इसमें यहां तक आया है, तो एक में उससे कम और एक में उससे ज्यादा आएगा। बोलो, तो बोल दूं सबसे ज्यादा प्रेशर थर्ड में आया। बोलो, हाइट सबसे ज्यादा थर्ड में बनी है, देखो। यस सर। मेरे बच्चों बोलो ना रे। चलो अब देखो, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत आसान था। नॉर्मल रिएक्शन बताओ, नॉर्मल रिएक्शन। बॉटम पर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 1 में 2 में 3 में नॉर्मल रिएक्शन बताओ। कंटेनर का बॉटम लिक्विड पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? कंटेनर का बॉटम, ध्यान रखना मैं कंटेनर के बॉटम की बात कर रहा हूं। यहाँ एरिया ए ऊपर लिख दिया, सॉरी एरिया ए तो नीचे वाले का, यहाँ एरिया ए साइड में लिख दिया थोड़ा सा। ओके, हाँ, अब नॉर्मल रिएक्शन कंपेयर करने दो तीनों जगह। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N2 और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N3। ओके, थर्ड डायग्राम में N3 1 2 3। ओके, समझ जाओगे ना? समझ गए यार? तो 3 डायग्राम थे, 1 2 3। ठीक है, तीनों में नॉर्मल रिएक्शन कंपेयर करना है। N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N3, या B N2 सबसे ज्यादा होगा, फिर N1 और सबसे कम N3, C N2 सबसे कम होगा, फिर N1 उससे ज्यादा होगा और N3 सबसे ज्यादा। यह कांड से बोलो, सोच समझ के जवाब देना। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा? बोलो।
अच्छा सुनो 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 सुनो, अरे सुनो 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 मेरे को, अरे सुनो, क्या मैं बोल दूं बेस एरिया तीनों में सेम है? ये बात क्वेश्चन में दी हुई थी, तीनों का बेस एरिया सेम है, क्वेश्चन में गिवन था, तो तीनों जगह बेस एरिया ए है। तो क्या मैं बोलूं जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां का नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा जाएगा? तो मैं बोलूं प्रेशर याद है, यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा थी, तो मैं बोलूं थर्ड का प्रेशर सबसे ज्यादा है। बच्चों थर्ड का प्रेशर सबसे ज्यादा है, बच्चों थर्ड का प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो मैं बोलूं प्रेशर इंटू एरिया ए, तो मैं बोलूं अगर थर्ड का प्रेशर ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। फिर मैं बोलूं फर्स्ट का, थर्ड के बाद फर्स्ट का प्रेशर ज्यादा था, थर्ड के से कम फर्स्ट का था, तो फर्स्ट इंटू एरिया, और मैं बोलूं सबसे कम प्रेशर बीच वाले का था क्योंकि हाइट सबसे कम आई थी लिक्विड की, प्रेशर सेकंड वाले का सबसे कम था, तो मैं बोलूं यहाँ पे सबसे कम नॉर्मल रिएक्शन आएगा बॉटम पे। बोलो बोलो बच्चों, तो ये तो बोल रहा है फ्लूइड, ये तो बोल रहा है फ्लूइड की वजह से जो रोजीएच पढ़ा था वो, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम रोजीएच, ये वाला एक्सप्लेनेशन है रोजीएच के हिसाब से, तो उस हिसाब से आंसर आ गया बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन थर्ड का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड का, सॉरी फर्स्ट का, और सबसे कम सेकंड का। जिसमें हाइट सबसे कम है वहां प्रेशर सबसे कम आएगा, और प्रेशर सबसे कम आएगा तो बॉटम पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम आएगा, तो ये आ गया आंसर। तो उनको थर्ड का सबसे ज्यादा है, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन कुछ और है। ये तो बताया मुझे फ्लूइड ने, रोजीएच ने, कि भैया बॉटम में प्रेशर जिसका ज्यादा होगा वहां फोर्स भी ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि एरिया सेम है, तो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो प्रेशर ज्यादा तो फोर्स ज्यादा क्योंकि एरिया सेम है। ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन अलग है। सर आपका क्या है? मैं बोलता हूं अगर मास तीनों के सेम है, या इसमें कोई दो रहा है क्या? इक्वल वॉल्यूम इक्वल लिक्विड के, तो मास तो सेम है तीनों में। देखो बच्चों तीनों में एक सेम लिक्विड इक्वल अमाउंट से भरा, तो बोलता हूं तीनों के मास एम 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 है। अच्छा, तो मेरा एक्सप्लेनेशन तो ये कहता है, मेरी मैकेनिक्स तो ये कहती है कि तीनों नॉर्मल रिएक्शन इक्वल आएंगे, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू M3 और इक्वल टू Mg होंगे। तीनों नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करेंगे लिक्विड के, तो मेरे हिसाब से तो तीनों सेम आने चाहिए। जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई उस हिसाब से ये आना चाहिए। बताओ इन दोनों में से आंसर राइट कौन सा है? देखो फ्लूइड बोलती है कि थर्ड वाले में ज्यादा आएगा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि बॉटम पर प्रेशर ज्यादा आ रहा है और इनटू एरिया। तो फ्लूइड तो ये बोलती है कि थर्ड वाले में ज्यादा आएगा, और मेरा एक्सप्लेनेशन एमजी से ये बोलता है कि तीनों में इक्वल आएगा। बताओ हम में से राइट कौन है? आंसर दोनों में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही होगा। ए सुनना, अब कई बच्चे बोलने लगा ए सही होगा, तो जो लोग सी पे थे वो छोड़ के ए पे आ गए। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे कि सर एमजी को बैलेंस करना। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, सुनना, लेकिन इसका आंसर मेरा वाला गलत है। ए नहीं होगा बच्चों, इसका आंसर होगा सी। बेटा सुनो, अब हो गया बात, अब बीच में मत बोलो। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, आंसर होगा सी। रीजन समझाता हूं मैं, रीजन समझाता हूं, मैकेनिक्स कहां फेल हो गई बताता हूं। चुपचाप सुनना ध्यान से। मैं अभी तक तुम्हारे को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि अपन फ्लूइड को मैकेनिक्स पे ट्रांसफर करेंगे, ओके, लेकिन यहां पे मैं खुद ही बोल रहा हूं मैकेनिक्स से आंसर गलत आ रहा है। बेटा मैकेनिक्स से आंसर गलत नहीं आ रहा है, तुम्हारी समझ गलत है। सर कैसे? बताता हूं। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत जबरदस्त चीज है। इधर देखो, तो मैं बोल दूं प्रेशर समझ में आ गया, हटा दूं इसको बच्चों। तो सर प्रेशर समझ में आ गया, बिल्कुल सही है सर, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। ये आना चाहिए, प्रेशर के हिसाब से आंसर आना चाहिए, और यही आंसर है। अब आप बताओ सर मैकेनिक्स के हिसाब से आंसर क्यों नहीं आया? बताता हूं। मैकेनिक्स के हिसाब से भी आंसर आया, पर तू समझ नहीं पाया। मैं क्या बोल रहा हूं? मैकेनिक्स के हिसाब से भी आंसर आया, लेकिन तुम्हारी समझ कम रह गई। सर कैसे? बताता हूं, इधर देखना। अब अपना क्वेश्चन ये है कि मैकेनिक्स आंसर क्यों नहीं दे रहा है, बताता हूं। बच्चों इधर बताओ, इसको बहुत ध्यान से देखना। क्या मैं बोल दूं? पहले देखते हैं लिक्विड कंटेनर को कैसे फोर्स लगा रहा है। तो बोल दूं लिक्विड कंटेनर को बताओ कैसे फोर्स लगाएगा। क्या यहां पर इक्वल फोर्स लगाएगा? ये सही बनाया मैंने, ध्यान से सोच के बोलना। क्या ये डायग्राम सही है? क्या लिक्विड ऊपर से नीचे आने पर फोर्स सेम लगाएगा कंटेनर पे, साइड वॉल्स पे? यस सर, वेरी गुड। इतने इंटेलिजेंट बच्चे तो मैंने कहीं नहीं देखे। नीचे आने पर भी फोर्स सेम लगाएगा कंटेनर पे? नो सर, क्योंकि नीचे आने पर याद है बॉटम पर प्रेशर बढ़ता जाता है, तो लोग फोर्स बढ़ता जाएगा।
मेरे बच्चे बॉटम पे आने पर लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता जाता है तो मैं फोर्स बढ़ता आएगा। बेटा बहुत ध्यान से देखो, तो क्या मैं बोलूं फोर्स का ग्राफ ऐसा होगा, फोर्स का एरो ऐसा होगा, ये एरो ये बता रहा है नीचे आने पर फोर्स बढ़ेगा। सही बात है, कंटेनर में छोटा सा एरिया यहाँ पे लो और छोटा एरिया यहाँ लो तो बॉटम पर फोर्स ज्यादा होगा। बोल मेरे बच्चे, क्या मैं बोल दूं पूरे सिलेंडर पर ऐसा रेडियली आउटवर्ड लगेगा, ऐसा इधर इधर भी होगा। डिट्टो सेम, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम एरो बनेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। अरे देख लेना बेटा, थोड़ा अगर आगे पीछे हो जाए समझ रहा, मैं बोलूं डिट्टो सेम बनेंगे और मैं बोलूं इक्वल और अपोजिट बनके कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं बोलूं ग्लास के पूरे सिलेंडर पर रेडियली आउटवर्ड फोर्स आपस में कैंसिल हो गए, इसीलिए ग्लास पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। बोलो बोलो, अरे आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो, अगर मेरी ग्लास कमजोर हुई, याद है कई बार कप टूट जाते तड़क जाते, अगर मेरी ग्लास कमजोर हुई तो सबसे पहले कहां से टूटेगी, ए से, बी से या सी से? कहां से टूटेगी, कौन से पॉइंट पर ग्लास टूटेगी? सी से। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो मतलब कमजोर गिलास हो तो सबसे पहले सी से टूटेगी। और आप कई बार देख लेना, आपकी जो मटकियां वगैरह फूटती है वो ज्यादातर बॉटम से फूटती है, बॉटम के आसपास फूटती है, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर सबसे ज्यादा बॉटम पे होता है। बोलो, सुनता जा चुपचाप, यहीं से सब पढ़ा दूंगा। याद है डैम की दीवारें नीचे से चौड़ी बनाई जाती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डैम, जितने भी डैम बने होते हैं उनकी दीवारें नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली होती है। कई बार आपने सुना होगा बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फलाने डैम के 3 गेट खोल दिए, 4 गेट खोल दिए, 2 गेट खोल दिए, 7 गेट खोल दिए, 9 गेट खोल दिए, 12 गेट खोल दिए। सुना कभी? हेलो हेलो, अभी मेरे को इस क्वेश्चन के बाद याद दिलाना, डैम के गेट क्यों खोलते हैं इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं, है ना। डैम की दीवारें नीचे से चौड़ी क्यों बनती है सारा एक्सप्लेन करूंगा। कैसे पुराने डैम कमजोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं, याद है कई बार बाढ़ आ जाती है डैम टूटने से, सब बताऊंगा। पहले इस पे आओ। तो मैं बोलूं ठीक है, अब मैं बोलूं बच्चों इसका मतलब मैं बोलूं साइड वॉल ने कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लगाया, तो मैं बोलूं कंटेनर को बाहर धक्का दे रहा था और कंटेनर ने इस लिक्विड को अंदर धक्का लेके रोक लिया। तो बोलूं जितना फोर्स लिक्विड कंटेनर पे बाहर लगा रहा था, कंटेनर भी लिक्विड पे अंदर लगा के इस लिक्विड को अंदर ही रोक लेगा। ये रीजन होता है ग्लास में पानी भरने पर पानी बाहर क्यों नहीं निकलता। ओके, हेलो हेलो, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों इस लिक्विड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैं बोल दूं इस लिक्विड को साइड वॉल से कोई सपोर्ट नहीं मिला वर्टिकल डायरेक्शन में, सिर्फ साइड वॉल ने तो हॉरिजॉन्टल में बाहर निकलने से रोका है। तो मैं बोल दूं इसको सारा, इसके एमजी को सारा सपोर्ट यहां से मिला है। तो क्या मैं बोल दूं, अब देखो मैं बोल दूं यहां पर लिक्विड फोर्स कैसा लगाएगा, क्या ये एरो इक्वल बनू या बड़े छोटे बनू, बताओ। इन एरो की साइज इक्वल बनू या बड़ी छोटी? इक्वल। सर क्यों इक्वल? क्योंकि बॉटम पर सेम लाइन पर प्रेशर सेम होगा। तो मैं बोलूं लिक्विड ने कंटेनर को यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो मैं बोल दूं इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन लगा, और मैं बोल दूं ये पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो मैं बोल दूं पहले वाले डायग्राम में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो एमजी के इक्वल आएगा। मैं बोल दूं पूरे एमजी को सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स ने बैलेंस करा, पूरे एमजी को एक वर्टिकल फोर्स ने बैलेंस करा और वो है नॉर्मल रिएक्शन। बोलो बच्चों, पूरे एमजी को एक वर्टिकल फोर्स ने बैलेंस करा और वो है नॉर्मल रिएक्शन। बोलो बोल मेरे बच्चे, पूरे वर्टिकल फोर्स को एक फोर्स ने बैलेंस करा वो है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां पे देखो, इसको हटा दो बच्चों। अब अपने को देखना तीनों नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होंगे या फिर थर्ड में ज्यादा होगा, ये देखना है। चलो आ जाओ, यहां पर जब एपीडी बनाऊंगा लिक्विड का, इधर देखो, बता लिक्विड इस पे कैसे फोर्स लगा रहा होगा। तो मैं बोलूं यार सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। बोल मेरे बच्चे, ये पढ़ाया था क्या मैंने, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। यस सर। तो मैं बोलूं इधर भी ऐसे ही लगेगा, देखो
क्या मैं बोल दूं इस बार लिक्विड साइड वॉल्स को जो दबा रहा है वो हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा तिरछा दबा रहा है? हेलो, इस बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं, इस बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर मैं एक ऐसा कंटेनर बना दूं जिसमें 2 दीवारें यूं खड़ी है साइड में, यूं और अंदर लिक्विड भर दूं और ये मूवेबल है, यू तिरछी दीवारें और ये मूवेबल है, यहाँ पे समझ लो नीचे हिंजेस लगाए हैं और ये मूवेबल और इसके अंदर शार्प भर दूं तो बोल दूं ये दोनों दीवारें नीचे गिर जाएगी, ये दीवारें यूं गिर जाएगी लिक्विड के वेट से। अगर ये मूवेबल दीवार है, साइड वॉल्स अगर मूवेबल है तो क्या मैं बोल दूं ये वाली साइड वॉल यूं गिर जाएगी और ये वाली साइड वॉल यूं गिर जाएगी? बोलो, बिल्कुल गिरेगी क्योंकि लिक्विड इसको दबा रहा है। ये एक तरीके से ऐसा हो गया स्लाइड के ऊपर आप बैठ के स्लाइड कर रहे हो तो बोल स्लाइड को आप नीचे दबाओगे ऐसे, तो अगर स्लाइड हल्की फुल्की हो तो टूट के नीचे गिर जाएगी। कई बार हम स्लाइड पर बैठते हैं स्लाइड पूरी नीचे गिर जाती है। सर आपके साथ होता होगा ऐसा? ओके चलो, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों ये फोर्स लगेगा? अच्छा क्या मैं बोल दूं बच्चों इस वाले फोर्स का ये जो लिक्विड दबा रहा है, क्या मैं बोल दूं इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा और एक वर्टिकल, तो बोल दूं नेट फोर्स एक तो आएगा सबका नेट नीचे और एक आएगा हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बोल दूं लिक्विड साइड वॉल्स को जो दबा रहा है वो हॉरिजॉन्टली भी दबा रहा है और वर्टिकली भी दबा रहा है, हॉरिजॉन्टली आपस में कैंसिल हो गए और वर्टिकली नेट फोर्स नीचे आ गया। तो क्या मैं बोल दूं लिक्विड साइड वॉल को नीचे दबा रहा है, तो क्या मैं बोल दूं जब मैं लिक्विड का एबिलिटी बनाऊंगा तो बोल दूं इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ऊपर लगेगा, तो बोल दूं लिक्विड के ऊपर फोर्स लगेंगे डिट्टो ऐसे कैसे, इसके रिएक्शन लगेंगे, तो बोल दूं इसका मतलब साइड वॉल्स लिक्विड पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी साइड वॉल्स, आई एम सेइंग साइड वॉल्स, और बोल दूं एक अंदर की तरफ लगाएगी। तो जैसे इसने दबाया वैसे उल्टा साइड वॉल्स दबाएगी, तो बोल दूं एक फोर्स ऊपर आएगा और एक हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो गया और एक फोर्स ऊपर आएगा। क्या मैं बोल दूं इसके वेट को बैलेंस मैंने अकेले ने नहीं करा है, बॉटम ने अकेले ने नहीं करा है, क्या मैं बोल दूं बॉटम ने अकेले ने नहीं करा, साइड वॉल्स ने भी करा है। तो क्या मैं बोल दूं बॉटम के ऊपर प्रेशर कम आएगा, क्या मैं बोल दूं बॉटम के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कम आएगा? अब समझ में आ गई बॉटम पर प्रेशर कम क्यों था, क्योंकि साइड वॉल्स ने भी थोड़ा प्रेशर झेल लिया। हेलो हेलो, कुछ समझ में आ गया? इसके वेट को 2 लोगों ने मिलकर बैलेंस करा है, एक साइड वॉल्स के कंपोनेंट ने, वर्टिकल कंपोनेंट ने और एक नॉर्मल रिएक्शन बॉटम वाले ने। तो बोलूं बॉटम पर नॉर्मल रिएक्शन mg से कम आएगा। बोल मेरे बच्चे, अब समझ में आया मैकेनिक्स से कैसे एक्सप्लेनेशन आएगा? अरे मेरे बच्चे बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं तेरे को, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, मस्त है। बोल, इससे आपके अंदर सब्जेक्ट की समझ डेवलप होगी और वो समझ हर जगह काम आएगी बच्चों, पूरी एनएलएम वगैरह सब जगह काम आएगी। ओके अरे मेरे बच्चे, क्या मैं बोल दूं, सुनो, क्या मैं बोल दूं, ये तो ठीक उसी टाइप की बात है जैसे इस वाली उसके अंदर इसको फंसा दिया, तो मैं दूं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को इस वाली साइड वॉल्स के अंदर फंसा दिया, तो मैं बोल दूं मैं अगर नीचे से हाथ लगाता हूं तो मेरे को थोड़ा सा फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये साइड वॉल्स भी सपोर्ट करेगी थोड़ा। बोल मेरे बच्चों, बोलो मेरे बच्चों। बच्चों आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? हाँ अच्छा, ऐसे ही बच्चों, ऐसे अगर मैं थर्ड की बात करूं, ऐसे ही मैं थर्ड की बात करूं तो मैं बोलूं जैसे लिक्विड इनको इस बार यूं दबाएगा तो मैं बोलूं लिक्विड यूं धक्के देगा, तो मैं बोलूं इस बार लिक्विड इनको ऊपर भी धक्के दे रहा पीछे भी कंटेनर की। तो अगर मैं बोलूं ये मूवेबल है, अगर ऐसी वॉल्स रख दी और मूवेबल है, अंदर लिक्विड भर दिया तो ये वॉल यूं खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि यूं यूं। तो मैं बोल दूं ये लिक्विड अंदर से इसको धक्का देगा, तो मैं बोल दूं अगर ये दोनों वॉल मूवेबल है तो लिक्विड के फोर्स की वजह से ये यूं खुल जाएगी दोनों। अगर आप मूवेबल वॉल के अंदर लिक्विड भरोगे तो वो यूं खुलती जाएगी, आप इसके अंदर शार्प भर दो तो ये वॉल्स खुलती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी ऊपर से। बोलो, क्योंकि रोटेट करेगी, क्योंकि अंदर से दबाव बाहर की तरफ लग रहा है। बोलो अच्छा, मैं बोल दूं अगर लिक्विड साइड वॉल्स को बाहर धकेल रहा है, लिक्विड साइड वॉल्स को बाहर धक्के दे रहा है, तो बोल दूं लिक्विड साइड वॉल्स भी इसको अंदर की तरफ धक्के देगी, दोनों तरफ से। बोलो बोलो। और मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होके नेट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं आज इसका नॉर्मल रिएक्शन वेट से भी ज्यादा आएगा, N3 विल बी ग्रेटर देन Mg। क्यों? क्योंकि लिक्विड का वेट प्लस साइड वॉल भी दबा रही है, तो बोल दूं साइड वॉल का भार भी वाया दिस लिक्विड नीचे ट्रांसफर हो गया। बोलो तो थोड़ा साइड वॉल्स ने भी दबा दिया, तो बॉटम पर लिक्विड का वेट से भी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, बॉटम पर लिक्विड के वेट से भी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। बॉटम के लिक्विड के सरफेस के बॉटम पर नॉर्मल रिएक्शन लिक्विड के वेट से भी ज्यादा होगा। तो मतलब N3 ज्यादा आ गया, तो N3 विल बी मैक्सिमम।
वेट से भी ज्यादा, mg से भी ज्यादा, और मैं बोल दूं फिर आ जाएगा n1 जो वेट के बराबर होगा, और सबसे कम आ जाएगा n2 जो वेट से भी कम होगा। बोलो, तो मैं बोल दूं mg से भी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बॉटम पे। क्लियर है क्या बच्चों? हेलो, अब सुनना, इधर देखो, हाँ तो आंसर लिख लेना उसका बच्चों, ए नहीं होगा सी होगा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन थर्ड में सबसे ज्यादा होगा। अब इधर देखो बच्चों, डैम की दीवारें नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है? डैम की दीवारें नीचे से चौड़ी क्यों बनाई जाती है, उसका एक्सप्लेनेशन इधर देख। देखो बच्चों, मैं बोल दूं इधर देखना, डैम यार इतना चौड़ा डैम कौन बनाएगा, तो मैं डैम की जगह कंटेनर बना रहा हूं। मैं बहुत चौड़े डैम की जगह कंटेनर बना रहा हूं। ओके बच्चों, तो मैं डैम की जगह कंटेनर बना रहा हूं, आपको कंटेनर दिखा रहा हूं। ओके, चलो आ जाओ, ये क्यूबोइडल कंटेनर है, ये हाइट h है, ये a है, और ये वाली लेंथ b है, और मान लो इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड भरा है। अच्छा बताओ बच्चों, इसके अंदर लिक्विड भरा है। अच्छा, इसके अंदर लिक्विड भरा है बच्चों, तो सुनना बच्चों, अब जब इसके अंदर लिक्विड भरा है तो मैं बोल दूं ये जो लिक्विड है इसके बॉटम पे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। बोलो, मैं बोल दूं इसके बॉटम में जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। बोलो, अच्छा तो क्या मैं बोल दूं बॉटम में जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, तो मैं बोल दूं फोर्स भी बढ़ेगा, और मैं बोल दूं अंदर से बाहर धकेलेगा लिक्विड, और मैं बोल दूं अगर बॉटम में जाने पर फोर्स बढ़ रहा है, बॉटम में जाने पर फोर्स बढ़ रहा है बच्चों, हाँ सुनना बच्चों, तो मैं बोल दूं बॉटम में जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो बोल दूं बच्चों बॉटम में जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो मैं बोल दूं नीचे डैम के है, देखो तो नीचे दम ज्यादा चाहिए, तो डैम को नीचे की तरफ स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए बच्चों। तो इधर देखना, क्या मैं बोल दूं यहां पर फोर्स कम होगा, यहां पर ज्यादा होगा। अब अगर आपने डैम एक जैसा बना लिया, कई बच्चे सोचते हैं डैम ऐसा, तो बोल दूं अगर आपने ऊपर जितनी स्ट्रेंथ है उतनी नीचे दे दी तो आपका डैम टूट जाएगा। अब कई बच्चे सोचते हैं सर जितना तगड़ा डैम नीचे चाहिए उतना चौड़ा बना लो, अगर नीचे दम ज्यादा चाहिए तो आप वो चौड़ा डैम बना लो। बच्चों मैं पूरे ऊपर भी मटेरियल क्यों खराब करूं? जितना स्ट्रेंथ नीचे चाहिए उतना अगर मैं ऊपर कर दूंगा तो मेरा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो फोर्स कम लग रहा है। इसीलिए डैम का शेप ऐसा रखा जाता है बच्चों, इसीलिए डैम का शेप ऐसा रखा जाता है। सर इससे फायदा क्या होता है? ऊपर कम स्ट्रेंथ चाहिए तो ऊपर कम फोर्स है तो कम स्ट्रेंथ चाहिए, और नीचे ज्यादा दम है तो ज्यादा नीचे से ज्यादा चौड़ा हो गया। तो मैं बोल दूं ऊपर से कम चौड़ा और नीचे से ज्यादा चौड़ा, तो डैम के शेप देख लेना, जगह जगह ऐसे ही मिलेंगे आपको। डैम के शेप जगह जगह ऐसे मिलेंगे। उससे क्या फायदा होता है बच्चों? हमारा मटेरियल भी वेस्ट नहीं होता है, और जहां जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उतनी हो जाती है। हालांकि हम उससे ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, अगर x चाहिए तो हम 2x रखते हैं ताकि मिस हैपनिंग होने से बच जाए और डैम सालों साल चले। सर फिर वो कई बार हमारे को अलर्ट क्यों जारी हो जाता है कि 2 गेट खोल दो, 4 गेट खोल दो? बताता हूं। क्या मैं बोल दूं मैंने अगर यहाँ पर 10,000 न्यूटन की स्ट्रेंथ का डैम बनाया जिसमें बॉटम पर 10,000 न्यूटन की स्ट्रेंथ चाहिए, और मान लो उसके लिए यहां तक पानी पड़ता है तो डैम सेफ है। डैम में एक रेड मार्क होता है, रेड मार्क, खतरे का निशान। मैं बोलूं ये सेफ हाइट है, अगर बॉटल यहां तक पड़ता है तो कोई तकलीफ नहीं है। यहां से अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, इधर देखो, इधर पानी रोक रखा है, इधर बहुत भयंकर समुद्र है, पानी है, इधर पानी रोक रखा है, और इधर गांव बसा हुआ पूरा, इधर लोग रहते हैं, यहाँ पे मकान बने हुए हैं, और यहाँ पर गेट है, यहाँ पे डैम के गेट है यहाँ पे। तो मैं बोलूं एक तरफ पानी और एक तरफ गांव, यहाँ पे लोग खेल रहे हैं मस्ती से। अरे बोलो बच्चों ये पूरा गांव बसा हुआ है। अब मैं बोलूं पानी यहीं तक भरना चाहिए था, ये खतरे का निशान है, दिस इज डेंजरस मार्क। ये अगर पानी, बारिश बहुत ज्यादा हो गई किसी टाइम पे और पानी इससे भी ऊपर आने लगा, इसका मतलब ये हो गया अगर पानी साइड से ऊपर आने लगा तो नीचे प्रेशर, याद है पानी की हाइट बढ़ने के साथ बॉटम पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर पानी की हाइट 10 मीटर है तो बॉटम पर प्रेशर 1 ATM है। मैं बोलूं पानी की हाइट 20 मीटर है तो बॉटम पर प्रेशर 2 ATM ज्यादा है एटमॉस्फेयर से। मैं बोलूं पानी की हाइट 30 है तो 3 ATM ज्यादा है। मैं बोलूं अगर पानी की हाइट बढ़ती रही इसी प्रकार से तो मैं बोलूं मैंने जितनी स्ट्रेंथ का डैम बनाया था उससे भी ज्यादा पानी फोर्स लगाने लगेगा तो डैम टूट जाएगा। हेलो, आप क्या चाहते हो, डैम टूटे या नहीं टूटे? अगर डैम टूट गया,
अगर डैम टूट गया तो ये गेट वेट तेरे हाथ में नहीं रहेंगे। पानी की इतनी ताकत होगी कि ये डैम टूट के सारा तोड़ ताड़ के बहा के सारा पानी गांव को डुबा देगा, और इतनी जबरदस्त जल प्रलय आएगा जिसकी हद नहीं है। अरे सबके सब उड़ जाएंगे, बह जाएंगे, खत्म। ओके, अब सुनो, इधर देखो, अब क्या किया जाता है बच्चों? तो अब ये किया जाता है, जैसे ही पानी का लेवल यहाँ तक नहीं आना चाहिए, और मान लो बरसात में पानी यहाँ तक आ गया, तो मुझे पता है अगर बरसात इसी प्रकार से होती रही तो बहुत जल्दी निशान क्रॉस हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, पानी अगर लगातार बरसता जा रहा है, मान नहीं रहा है, और डैम में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो वो गेट खोलना चालू करते हैं। मतलब वो जो पानी बढ़ता जा रहा है उसको खत्म करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शनल पानी खोलते हैं। गांव में सबको सूचित कर देते हैं, बच्चों तुम दूर चले जाओ थोड़े यहाँ से, क्योंकि अब हम गेट खोलेंगे, अपना सारा सामान लेकर दूर सरक जाओ। तो पहले ही अलर्ट जारी कर देते हैं, फिर 1 गेट 2 गेट 3 गेट खोलते हैं और पानी के लेवल को मेंटेन रखते हैं। फिर भी बारिश ज्यादा होती रहती है तो 2 गेट 4 गेट 6 गेट, अब तबाही जो बचेगी वो मचेगी, लोगों को नुकसान तो होगा, लेकिन अपने आप गेट टूट जाए उससे तो अच्छा है कि हम खोल दें, ताकि ज्यादा तबाही होने से बचाया जा सके। तो वो 2-4-5 दिन तक कंट्रोल करते हैं, जितनी बारिश होती है उतना पानी खोल खोल के या पानी निकाल निकाल के लेवल को मेंटेन रखते हैं। और फिर भी कई बार बारिश इतनी तेज होती है बच्चों कि पानी इतना ज्यादा आ रहा होता है कि जाने की रेट से आने की रेट ज्यादा होती है, तो फिर अल्टीमेटली पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाता है और कई बार डैम टूट भी जाते हैं। पुराने होने की वजह से, हमारे अनुमान से, हमने तो सोचा था यहाँ तक भरेगा तो डैम टूटेगा, पता पड़ा यहीं पे टूट गया। क्यों? क्योंकि नीचे से कमजोर हो गया। तो कई बार डैम कमजोर हो जाते तो अपने आप भी टूट जाते। बोलो। अब सर मुद्दे की बात यह है कि जो बड़े बड़े इंजीनियर है वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि नीचे से कितनी स्ट्रेंथ देनी है। बताता हूं वो कैसे पता लगाते हैं नीचे कितनी स्ट्रेंथ का फोर्स लगेगा। बताता हूं। क्या मैं बोल दूं बच्चों, रो डेंसिटी का लिक्विड है तो मैं बोल दूं एच डेप्थ पर अगर मैं आ जाऊं, एच डेप्थ पर मैं आ जाऊं, स्मॉल एच या स्मॉल वाई डेप्थ पर मैं आ जाऊं, तो बोल दूं अगर मैं वाई डेप्थ पर आ गया तो मैं बोल दूं पूरी लेयर पर प्रेशर सेम होगा। देखो वाई डेप्थ पर कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ जाओ वाई डेप्थ पर, यहाँ जाओ, तो बोल दूं वाई डेप्थ पर प्रेशर सेम होगा। कितना होगा? तो बोल दूं यहाँ पर प्रेशर रो जी वाई होगा। बोलो बच्चों, रो जी वाई। तो बोल दूं वाई डेप्थ पर प्रेशर रो जी वाई आ जाएगा। और मैं बोल दूं अगर पूरी ये देखो यहाँ पे बच्चों ये सारे हटा रहा हूं मैं, और मैं बोल दूं यहाँ पर प्रेशर देखो रो जी वाई होगा सब जगह, और मैं बोल दूं रो जी वाई होगा यहाँ पे देखो सब जगह। ये समझ में आ रहा है 3D में डायग्राम? पूरी हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर रो जी वाई, क्योंकि सेम डेप्थ पर प्रेशर सेम होता है। तो मैं बोल दूं वाई डेप्थ पर, सरफेस से वाई डेप्थ पर लिक्विड का प्रेशर रो जी वाई होता है। हेलो, मैं यहाँ पे dy का एलिमेंट ले रहा हूँ, वाई डेप्थ पर जाकर dy का एलिमेंट ले रहा हूँ। सर आप dy का एलिमेंट क्यों ले रहे हो? क्योंकि प्रेशर वेरी करता है y के साथ। तो मैं बोल दूं प्रेशर वेरी करता है तो थोड़ा सा फोर्स निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं मैं y डेप्थ पर जाकर dy का एलिमेंट लूंगा, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पर फोर्स मैं निकाल लूंगा। बताओ यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? तो मैं बोल दूं ये जो टोटल फोर्स लगेगा df, इन सब का टोटल df वो हो जाएगा बच्चों रो जी वाई इंटू बी डी वाई। सर बी क्यों? बी हो गई इसकी लेंथ और डी वाई हो गई विड्थ, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा बी डी वाई। बच्चों रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा बी डी वाई। कुछ समझ में आ रहा है? ये इधर डायग्राम थोड़ा साफ करता हूँ, थोड़ा डायग्राम को साफ बनाता हूं। तुम्हारे को ये तो समझ में आ गया डेप्थ पे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। बच्चों डेप्थ पे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, समझ में आ गया क्या? और मैं बोल दूं वाई डेप्थ पर प्रेशर रो जी वाई होगा, ये भी समझ में आ गया। और मैं बोल दूं इस पूरी लाइन पर प्रेशर सेम होगा, ये भी समझ में आ गया। और मैं बोल दूं ये वाई पर जाकर डी वाई की डेप्थ ले ली, वाई पर जाकर डी वाई का एलिमेंट ले लिया, तो मैं बोल दूं इस पूरी लाइन पर प्रेशर रो जी वाई होगा, पूरी लाइन पर प्रेशर सेम होगा रो जी वाई। तो मैं इससे फोर्स बना दूं तो बताओ यहाँ कितना फोर्स लग रहा होगा? तो बोल दूं दिस फोर्स डीएफ, थोड़ा सा फोर्स डीएफ विल बी रो जी वाई प्रेशर इनटू दिस लेंथ इज बी। मैं बोल दूं दिस विड्थ इज बी, तो मैं बोल दूं बी डी वाई। अरे रो जी वाई इंटू बी डी वाई। बोलो बच्चों, तो रो जी वाई हो गया, रो जी वाई हो गया प्रेशर इंटू बी डी वाई। बी हो गई विड्थ और बी हो गई लेंथ और डी वाई हो गया विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो बी डी वाई। अब मैं बोल दूं ये थोड़ा सा फोर्स, इसका इंटीग्रेशन कर लो टोटल फोर्स आ जाएगा। आ जाओ डीएफ का इंटीग्रेशन करता हूं, तो बोल दूं पूरी दीवार पर टोटल फोर्स आ जाएगा। बोलो कितना आएगा? रो जी बी वाई डी वाई का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? मैं बोल दूं ऊपर से 0 से लेके एच हाइट तक, तो ये आ जाएगा बच्चों रो जी, मैं बोल दूं बी बाहर ले लो और y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, और मैं बोल दूं वाई स्क्वायर बाई 2 0 से h लिमिट लगाओगे तो मैं बोल दूं रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। ओके
दिस वुड बी द प्रेशर ऑन दिस पूरी वॉल। तो बोल दूं डैम की साइड वॉल्स पर इतना प्रेशर लगेगा। अगर एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ डैम के अंदर तो रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 इतना प्रेशर लगेगा। सर इतना इंटीग्रेशन एग्जाम में हम कर पाएंगे क्या? नहीं। तो सर एवरेज मेथड से निकाल लो। फोर्स को भी एवरेज मेथड से याद है, डेप्थ के साथ लीनियरली बदल रहा है। याद करो प्रेशर रो जी वाई, मैं बोलूं प्रेशर भी डेप्थ के साथ लीनियरली वेरी करता है। देखो ध्यान से देखो, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ लीनियरली वेरी करता है रो जी वाई। बोल मेरे बच्चे, मैं बोल दूं आप जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हो प्रेशर लीनियरली वेरी करता है। और मैं बोल दूं लीनियर वेरी करता है तो शुरू में प्रेशर 0 और बॉटम पर रो जी वाई देखो। मैं बोल दूं ऊपर इनिशियल प्रेशर 0 और डेप्थ पर एच डेप्थ पर प्रेशर कितना होगा? एच डेप्थ पर तो बोल दूं रो जी एच। तो बोल दूं शुरू में 0 और बॉटम पर रो जी एच और लीनियर वेरी कर रहा है तो बोल दूं एवरेज प्रेशर कितना आ जाएगा? एवरेज प्रेशर, मैं बोल दूं एवरेज प्रेशर आ जाएगा बच्चों 0 प्लस रो जी एच बाई 2। तो बोल दूं एवरेज प्रेशर आ गया तो मैं बोल दूं एवरेज फोर्स बराबर आ जाएगा एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। और मैं बोल दूं एवरेज प्रेशर हो गया रो जी एच बाई 2। एवरेज प्रेशर हो गया रो जी एच बाई 2 और मैं बोल दूं इस डैम का एरिया कितना हो जाएगा? तो मैं बोल दूं बी चौड़ाई और एच हाइट तो बी इनटू एच। एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, एरिया हो गया बी इनटू एच। डैम की जो दीवार है उसका एरिया हो गया बी इनटू एच तो रो जी एच बाई 2 इनटू बी इनटू एच आ गया। सेम टू सेम देखो सेम आ गया। ये देखो रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2। तो मैं बोल दूं पूरे पे एवरेज प्रेशर से कर लो, दिस इज द फास्ट मेथड। तो मैं बोल पूरी डैम पर ऊपर प्रेशर देख लो बॉटम पे देख लो उसका एवरेज ले लो। तो मैं बोल ऊपर 0 नीचे रो जी एच तो 0 और रो जी एच का एवरेज रो जी एच बाई 2। तो पूरी डैम पर पूरी दीवार पर प्रेशर रो जी एच बाई 2 लगा दो, न तेरा ना मेरा, न ऊपर वाला ना बॉटम वाला, रो जी एच बाई 2 खत्म। बोलो बच्चों। यस डैम की पूरी दीवार पर प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं कितना? एवरेज मेथड से। एवरेज कैसे सर? ऊपर 0 नीचे रो जी एच और 0 का एवरेज रो जी एच बाई 2। तो पूरी डैम की दीवार पर रो जी एच बाई 2 प्रेशर लेके इनटू एरिया कर दो और डैम का एरिया हो जाएगा बच्चों बी इनटू एच। खत्म। तो मेरे को इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन इसलिए बताया क्योंकि तेरा बेस भी क्लियर होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए नीचे जाने पर फोर्स बढ़ रहा है, बॉटम पे जाने पर फोर्स ज्यादा होता है और फोर्स प्रेशर ज्यादा होता है तो फोर्स भी ज्यादा होता है। ओके चलो, तो डैम की दीवारें नीचे से चौड़ी क्यों बनती है, कैसे क्या होता है, ये सारी बात तेरे समझ में आ गई। हटा दो इसको, करो इसको, नोट कर लो। नोट कर लो बेटा। तो डैम का शेप कैसा होता है, क्यों होता है, सारी बात समझा दी मैंने। क्यों होता है, कैसा होता है, सारा समझा दिया। इंटीग्रेशन से कैसे करते तो ये हो गया डीएफ, डीएफ का इंटीग्रेशन ही आ गया। तो मैं तो ये इंटीग्रेशन से कैसे करते ये भी बता दिया। ये इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन के बाद ये डायरेक्ट कर दिया। ये एवरेज प्रेशर और एवरेज प्रेशर से एवरेज फोर्स निकाल दिया। ये रहा एवरेज फोर्स। बोलो बच्चों, ये एवरेज प्रेशर और ये एवरेज, तो एक एवरेज मेथड और एक इंटीग्रेशन मेथड। चला आगे, चलो ये हटा। अच्छा बच्चों इधर सुन, अच्छा एक बात बता मेरे को, ये बच्चों मरकरी भरी है और मैं बोलूं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा बताओ, इस मरकरी के अंदर लिक्विड का लेवल यही रहेगा या ऊपर चढ़ जाएगा? मरकरी का लेवल इस ट्यूब के अंदर, बोलो अभी सरफेस टेंशन नहीं देख रहे अपन, सिर्फ प्रेशर को देख रहे हैं, तो बताओ लेवल यही रहेगा, ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे आ जाएगा? सरफेस टेंशन को नहीं लेना, बोलो है ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होता है, हम रट रट के आ जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक रहती है ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा बेटा ऊपर, क्यों चढ़ जाएगा? सर ऐसा कहीं सुना है, कहीं देखा है? नहीं। सुनो,
अभी यहीं पर रहेगा। अगर सरफेस टेंशन को नहीं बोलूं तो यहीं रहेगा। सर क्यों? क्योंकि इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्या मैं बोलूं सब तरफ से एयर दबा रही क्योंकि ये ट्यूब खुली है ऊपर से, तो लिक्विड का लेवल यही रहेगा अगर सरफेस टेंशन नहीं गिनूं तो। ओके, इनफैक्ट सरफेस टेंशन लूंगा तो मरकरी और ग्लास के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, नीचे जाएगी मेनिस्कस। छोड़ो, अभी अपन वो बात नहीं कर रहे। तो क्या मैं बोल दूं अभी लिक्विड का लेवल यही रहेगा। ठीक है, अब हम देखो हमारे को ये नापना है। अगर एटमॉस्फेरिक नापना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हवा का प्रेशर हाथ से गिन लूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा कि एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर है। तो आपको ध्यान है जब कोई चीज नजर नहीं आ रही तो सूंघ के, देख के, गंध से ऐसे पता लगाते हैं। याद है केमिस्ट्री में सारी रिएक्शन कलर चेंज से, स्मेल से, ऐसे ही तो पता करते हो रिएक्शन हुई है नहीं हुई। बोलो कई बार फॉर्म्स बन जाते हैं। हाँ चला जाओ। तो सर क्या करें बताता हूं। अगर मैंने एक ट्यूब जो कि ऊपर से क्लोज है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जो कि ऊपर से क्लोज है, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उसके ऊपर स्केल मार के ये 0 ऐसी स्केल बनी हुई। याद है आपने ब्यूरेट टिपेट देखी होगी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में? अरे बोलो ना बच्चों, उस पे याद है ग्लास पे स्केल बनी होती है। अरे बोलो। और अंदर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अगर इसके अंदर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया पी इनसाइड 0, अगर इस ट्यूब के अंदर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, बताओ क्या होगा? तो क्या मैं बोल दूं अंदर 0 है प्रेशर और बाहर P0 है, तो बोल दूं बाहर से लिक्विड दबाएगा और मैं बोल दूं यहां पर प्रेशर देखो, अंदर से हम तो यहां प्रेशर 0 आ रहा है और यहां P0 आ रहा है। याद है लिक्विड के सेम लेवल पर प्रेशर अलग अलग नहीं हो सकता क्योंकि लिक्विड के सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। ओके, हेलो, अच्छा या इस बात को यूं बोल दूं मैं, या इस बात को यूं बोल दूं इधर से लिक्विड को दबाया जा रहा है, यहां से दबाने वाला कोई नहीं है, तो बोल दूं यहां से जो दबाव पड़ेगा वो लिक्विड को ऊपर चढ़ा देगा। यहां से जो दबाव पड़ेगा वो लिक्विड को ऊपर चढ़ा देगा। अच्छा मैं बोल दूं तब तक चढ़ाता रहेगा लिक्विड को, तब तक ऊपर चढ़ाता रहेगा जब तक कि यहां पर प्रेशर सेम ना हो जाए, जब तक कि दबाव सब जगह सेम ना हो जाए। बोलो, तो बोल दूं इसमें लिक्विड तब तक ऊपर चढ़ता रहेगा, उस साइड तक ऊपर चढ़ जाएगा जब तक कि यहां पर इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूं, जब तक कि बी और ए का प्रेशर सेम ना हो जाए। बोलो, जब तक कि ए और बी का प्रेशर सेम ना हो जाए। मैं बोल दूं अच्छा बी और ए का, तो मैं बोल दूं अल्टीमेटली फाइनली पी ए बराबर पी बी होके ही मानेगा, क्योंकि जब तक दोनों इक्वल नहीं होंगे इधर का दबाव ज्यादा रहेगा, ये ऊपर उठता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से दबाव ज्यादा और एक तरफ से कम होगा तो ये ऊपर उठता रहेगा। मैं बोल दूं तब तक ऊपर उठता रहेगा जब तक दोनों प्रेशर इक्वल ना हो जाए। बोलो बच्चों, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा। पक्का? अच्छा, और ये दोनों प्रेशर अगर इक्वल हो जाएंगे बच्चों, अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो यहां से तो इधर का प्रेशर तो P0 है जो मुझे पता करना था, बाहर वाला प्रेशर ए पॉइंट पर P0 है जो मुझे पता करना था, क्योंकि ये मैं कहीं से ला नहीं पा रहा था। तो मैं बोलूं यहाँ जो प्रेशर अननोन था उसको मैंने नोन में कन्वर्ट कर दिया। ये वाली हाइट मुझे नजर आएगी, ये नजर आ रही है। तो बोलूं अंदर वाली हाइट मुझे नजर आ रही है, तो ये रीडिंग पढ़ लूंगा मैं यहाँ जो भी होगी। तो मैं बोलूं इतनी हाइट की मरकरी का जो प्रेशर होगा यहाँ पे वही होगा। तो बोलूं बी पर प्रेशर 0+, सर 0 क्यों लिखा? यहाँ का प्रेशर 0 है, मरकरी के ऊपर प्रेशर 0 है, तो बोल दो मरकरी के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ, मरकरी के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था तभी तो मरकरी की हाइट ने बैलेंस करा एटमॉस्फेयर को। मरकरी के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था तभी तो मरकरी ऊपर चढ़ी और मरकरी की हाइट ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करा। तो बोल दो इस पी एटमॉस्फेयर को मैं बोल दो मरकरी की एच हाइट बैलेंस करेगी, तो बोल दो रो मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी, और ये हाइट ऑफ मरकरी मुझे नजर आ रही है। बोलो, और ये मुझे नोन है दोनों, तो क्या मैं बोल दूं मरकरी की एच हाइट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर कैसे काम करता है समझ में आ गया? दिस इज बैरोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी पता करना होता है हम मरकरी के अंदर उल्टी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर वैक्यूम है को डाल देते हैं। तो जैसे ही टेस्ट ट्यूब वैक्यूम वाली डाल देंगे मैं बोल दूं बाहर वाला प्रेशर जितना भी होगा वो मरकरी को ऊपर उठा देगा और तब तक उठाता रहेगा जब तक मरकरी का प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो बोलूं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मरकरी की एच हाइट का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोलूं मुझे ये तो नजर नहीं आ रहा लेकिन ये नजर आ रहा है, तो मैं बोलूं मरकरी की हाइट से मैं प्रेशर बता दूंगा। सर कैसे बता दोगे? मान लो तुम बताओ अगर यहां पर रीडिंग 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आ गई,
76 सेंटीमीटर आ गई। तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? तो बोल दूं 180। सर इतना जल्दी कैसे बोल दिया आपने? याद कर, मैंने बेसिक में पढ़ा दिया तेरे को कि 76 सेंटीमीटर एचजी 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर, याद है 180 एम का प्रेशर क्रिएट करती है। 76 सेंटीमीटर एचजी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी का प्रेशर ये होता है। मैंने रटवा रखा तेरे को, बोल क्या नहीं पढ़ाया मैंने तेरे को? आज आप रोजीएच करने से बच गए। रो मर्करी इंटू जी इंटू एच की कैलकुलेशन से बचा दिया मैंने आपको। ये कैलकुलेशन मैंने क्लास में कर दी और तुम्हें याद करवा दी। 76 सेंटीमीटर बराबर 180 एम होता है। बोलो अच्छा बता, ये रीडिंग अगर 152 आ गई तो 152, तो मैं बोलूं आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया? तो मैं बोलूं 76 सेंटीमीटर बराबर 180 एम। तो मैं बोलूं 1 बराबर 1 यूनिटरी मेथड 1 सेंटीमीटर बराबर 76 सेंटीमीटर एचजी का ये होता है। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी का इतना होगा। तो 152 सेंटीमीटर ऑफ एचजी का कितना होगा? बोलो ऑफ एचजी का। तो मैं बोल दूं प्रेशर हो जाएगा बच्चों 1/76 इंटू 152 एटीएम, और मैं बोल दूं इसको काटूंगा तो 2 एटीएम आ जाएगा। अरे वैसे ही पता है 76 का डबल हो गया 152, तो 2 एटीएम। बोलो बच्चों अब समझ में आया बैरोमीटर कैसे काम करता है? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़े करो। तो बैरोमीटर में मरकरी क्यों बढ़ते समझ में आ गया? बैरोमीटर में मरकरी क्यों बढ़ते समझ में आ गया? हाँ सर, क्योंकि जब 180 एम प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का, सर जब 180 एम होगा तो 76 सेंटीमीटर एचजी से सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन आपने मरकरी की जगह पानी ले लिया, आपने वाटर ले लिया सर। तो अगर वाटर का बैरोमीटर बना दिया तो जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो आपके अंदर वाटर की हाइट 10 मीटर आएगी। 10 मीटर का मतलब हो गया 1000 सेंटीमीटर। याद है 10 मीटर पानी की हाइट, 10 मीटर पानी 180 होता है। तो 10 मीटर पानी का मतलब पता क्या हो गया? 1000 सेंटीमीटर। और 1000 सेंटीमीटर की कल्पना करके देखो, आपका स्केल लगभग 15-20 सेंटीमीटर में, तो अगर 20 सेंटीमीटर का स्केल मान लूं तो 50 स्केल के बराबर हाइट आएगी। और 50 स्केल के बराबर की हाइट का तो मेरा छत भी नहीं होगी, तो मैं बैरोमीटर रखूंगा कैसे घर में? बोलो। तो बोलो उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, बहुत बल्कि सिस्टम हो जाएगा। इसलिए मैंने बैरोमीटर बनाते वक्त हेवीएस्ट लिक्विड चुना ताकि मिनिमम हाइट आए। बोलो। और ये नॉन विस्कर, याद है मैंने बताया था ये नॉन स्टिकी होता है, ये वो ग्लास पे चिपकता भी नहीं है, तो रीडिंग क्रिस्टल क्लियर देगा। पानी तो चिपक जाता है। ओके बोलो। चलो तगड़ा क्वेश्चन पूछो तेरे से, तगड़ा दिमाग वाला। ये रहने दो, अरे दिमाग वाला क्वेश्चन पूछो या रहने दो? सब रहने ही दो, पूछो। वेरी गुड। मुझे लगा अब तक जवाब नहीं दिया, तो क्या पता चाहते हो कि रहने ही दो सर, क्यों फालतू में छोटी छोटी बातों के लिए दिमाग को यूज करवा रहे हो? इतनी मुश्किल से बचा के रखा है बिना यूज किए। अच्छा आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों 180 है। मैंने तेरे को बता दिया, मेरे दूसरे बैरोमीटर से नापा जो करेक्ट था, उससे मेरा प्रेशर आया 180 एम। लेकिन मैंने तेरे को एक दूसरा बैरोमीटर दिया नापने के लिए, और मैंने बोला जा बच्चे इससे प्रेशर नाप क्या। और तेरे मरकरी की हाइट था 180 एम प्रेशर, पर तेरे इसमें मरकरी की हाइट तेरे वाले बैरोमीटर में, मेरा बैरोमीटर बिल्कुल करेक्ट था, उससे 180 एम आया। और तेरे मरकरी की हाइट 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है। कितनी आई बच्चों? एचजी का 70 सेंटीमीटर आया। तो बताओ क्या गड़बड़ हुई? 76 क्यों नहीं आया? 70 क्यों आया? क्या गड़बड़ हो सकती है? तेरे बैरोमीटर में क्या लफड़ा हुआ? सुनो, पता है इस लड़के ने बिल्कुल सही बोला। अगर ये गड़बड़ आई है, इसका मतलब मैं बैरोमीटर में जब मैंने जो ये ट्यूब उल्टी करके डाली थी, तो मैं उसके अंदर परफेक्ट वैक्यूम नहीं क्रिएट करा पाया। मैं बोल दूं अंदर कुछ एयर रह गई। तुम्हारे को मैं याद दिलाता हूं, याद है बचपन में अपन ने कई बार, याद है अपने जो पेन का ढक्कन होता है उसमें से एयर शक करके होठों पे चिपकाया था? याद करो, याद करो, याद करो। सर हम सीबीएसई से, सीबीएसई वालों ने तो ज्यादा चिपकाया है। सीबीएसई वाले तो ज्यादा करते हैं। तो क्या मैं बोल दूं यस सर हमने करके देखा था, हमने एयर चेक करी थी, तो यहाँ पे होठों पे चिपक गया था हमारे वो पेन का ढक्कन। बोलो। पता है एक्चुअल में होता क्या है? पता है हुआ क्या? याद है आजकल वो खिलौने वगैरह नहीं आते जिसमें अपन उसको दीवार पे चिपकाते तो वो चिपक जाते हैं? याद का टॉय वगैरह वो वैक्यूम बना हुआ होता है।
अरे यार वो देखते नहीं हो। सुनो सब बता दो, तुमने जब होठों से उसको चिपकाया तो मैं बोल दूं जब अपन ने उसकी एयर सेट कर ली तो उस ढक्कन वो ढक्कन हमारे होठों पे चिपक गया। क्यों? क्योंकि उस ढक्कन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब तरफ से लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो गया, वर्टिकल वाले ने हमारी होठों की तरफ धक्का दे दिया और मैं बोल दूं अंदर एयर खत्म हो गई। तुम जब उस एयर को सक कर लेते हो तो अंदर की एयर तो तुमने पता वैक्यूम बना लिया, उसकी एयर को सक करके अंदर वैक्यूम बना लिया और एटमॉस्फेयर की ताकत से तो तुम्हारे को मैंने रूबरू करवा रखा है। तो मैं बोल दूं वो एटमॉस्फेयर ने इतना जबरदस्त फोर्स लगाया कि उसके एमजी को बैलेंस कर दिया। इनफैक्ट उसका एमजी कहीं नहीं हटता। तो मैं बोल दूं वो तुम्हारे ऑटो से अलग ही नहीं हो पा रहा। हेलो बोलो बच्चों, हेलो। अच्छा कई बार वो हमारे ऑटो पे चिपक नहीं पाता है। पता है क्यों नहीं चिपक पाता है? क्योंकि हम एयर सक करते, पूरी एयर सक नहीं हो पाती है और जब पूरी एयर सक नहीं हो पाती तो वो ढक्कन गिर जाता है नीचे। आप देखना थोड़ा सा दम लगा के छोड़ देना तो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी एयर आप वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाए। ओके बच्चों? डिट्टो डिट्टो ऐसा ही यहाँ हुआ, डिट्टो ऐसा ही यहाँ हुआ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm था तो मैं उम्मीद कर रहा था मरकरी की 76 सेंटीमीटर हाइट आएगी, लेकिन मुझे पता पड़ा 70 आई। मैं बोल दूं 6 सेंटीमीटर कम आई, 6 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कम आई, एचजी कम आई। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पता है क्यों नहीं जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर एयर का प्रेशर था। तो मैं बोल दूं इसके अंदर एयर ट्रैप रह गई। क्या मैं बोल दूं इसके अंदर एयर ट्रैप रह गई बच्चों? इसमें नहीं है बच्चों, इसके अंदर एयर ट्रैप रह गई। क्या मैं बोल दूं बच्चों इसके अंदर एयर ट्रैप रह गई? बोलो बच्चों। अच्छा बताओ एयर का प्रेशर कितना होगा? तो मैं बोल दूं 6 सेंटीमीटर ऑफ एचजी एयर ने प्रेशर लगाया। तो बोल दूं मरकरी के अंदर जो एयर ट्रैप है उसका प्रेशर 6 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है। हाँ तभी तो 76 हो जाएगा टोटल। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आ रही है तो बताओ एयर प्रेशर कितना है? तो आप आंसर दे सकते हो 6 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और आप चाहो तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। कैसे? 76 बराबर 1 atm, तो 1 बराबर हो जाएगा 1/76 और 6 हो जाएगा 6/76। कर लोगे? चलो बच्चों ये ट्राई करके लाना, अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे। ओके मिलते बेटा थोड़ी देर से। ओके बच्चों।